हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अभी क्लासेस में। और अभी क्लासेस के सेकेंडरी चैनल जो इसका नाम है अभी क्लासेस ऑब्जेक्टिव के मदद से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स का ये है तीसरा सेट, और तीसरे सेट में भी हम लोग सोशल साइंस के बारे में पढ़ेंगे जो क्लास 10th के बच्चों के लिए है। इस वीडियो में इम्पोर्टेंट MCQs रिलेटेड है, इतिहास के क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, भूगोल के मिलेंगे, राजनीति विज्ञान के मिलेंगे और अर्थशास्त्र, यानी कि जो MCQs है वो इन चारों बुक से जो इम्पोर्टेंट MCQs बनते हैं उनको मैंने इस सेट में रखा है, जिससे आपका जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसे कहते हैं, जिसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कहते हैं, वो आपका बेहतर क्लियर हो जाएगा। आप इस वीडियो को लास्ट तक अगर आप देखते हैं तो वैसे तो क्वेश्चन इसमें 40 है, लेकिन मेरा ये गारंटी है कि आपको 40 से ज़्यादा सवालों के जवाब मिलेंगे। ना केवल सवालों के जवाब मिलेंगे बल्कि एक बेहतर एक्सप्लेनेशन मिलेगा, जिससे आपको क्वेश्चन का आंसर बेहतर पकड़ हो जाएगा। और उम्मीद मेरा ये रहेगा कि आप ये पूरा वीडियो लास्ट तक देखें और जहाँ ज़रूरी हो वहाँ कॉपी और कलम लेके आप इस पूरे वीडियो से इम्पोर्टेंट पॉइंट को ज़रूर लिखें, क्योंकि आपको बताएंगे तो ऑब्जेक्टिव, लेकिन साथ ही साथ क्वेश्चन को इतने डिटेल में अध्ययन करने का प्रयास करेंगे जिससे आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी क्लियर हो जाएगा। अगर आपने जीरो तैयारी किया हुआ है और फिर भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव के साथ साथ थोड़ी बहुत जो सब्जेक्टिव है उसका भी पकड़ हो जाएगा, और अगर आप पूरा सिलेबस पढ़े हैं तब आपको और भी बेहतर समझ में आएगा। आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला प्रश्न, अच्छा मेरा नाम अजीत कुमार है, यहाँ पर आप मेरा फ़ोटो भी देख सकते हैं, मैंने ही ये पूरा वीडियो तैयार किया है, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। पहला प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है वियना कांग्रेस 1815, इसकी मेज़बानी किसने किया था, यानी कौन थे वो व्यक्ति जिन्होंने वियना कांग्रेस का जो है मेज़बानी किया था, नेतृत्व किया था। 1815 में क्या हुआ पहले आप इसे समझिए। 1804 कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। जो नेपोलियन है वो फ्रांस को जीत लेता है, जीतता नहीं है बल्कि फ्रांस का शासक बन जाता है और नेपोलियन सत्ता में आ जाता है। सत्ता में आते ही नेपोलियन ने एक संहिता लागू किया जिसे हम लोग नेपोलियन संहिता के नाम से जानते हैं। इसके बाद ये कई जो है सालों तक फ्रांस के शासक रहे और इन्होंने कई सारे क्षेत्रों को जीतना शुरू कर दिया। कभी ये प्रशा पर जो है आक्रमण करते, कभी ऑस्ट्रिया पर, तो अलग अलग क्षेत्रों पर इन्होंने जो है आक्रमण करना शुरू कर दिया और अपने फ्रांस के जो क्षेत्र है उसको बहुत बड़े क्षेत्र में बढ़ाने प्रयास कर दिया, युद्ध करते रहे। इससे ये जो यूरोपीय शक्तियाँ थी, कौन कौन सी यूरोपीय शक्तियाँ, ये जो ब्रिटेन है, रूस है, प्रशा है, फ्रांस जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है, ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया, ये सभी नेपोलियन से परेशान हो गए और इन्होंने इससे युद्ध कर लिया। वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन हार जाता है, ये आपको याद रखना है, कौन से युद्ध में हारता है, वाटरलू की लड़ाई में। और 1815 में एक सम्मेलन होता है और इस सम्मेलन को, ये जो सम्मेलन है, इसी सम्मेलन को हम क्या कहते हैं, बोलते हैं वियना कांग्रेस, क्योंकि ये सम्मेलन को हम लोग कांग्रेस कहते हैं। और ये जो कांग्रेस है ये कहाँ पर हुआ था, वियना नामक जगह पर हुआ था। और इसकी मेज़बानी किसने किया था, ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मैटरनिक ने। तो यहाँ पर वही पूछा गया है कि इसकी मेज़बानी किसने किया था, तो इसका जवाब होगा ड्यूक मैटरनिक। अच्छा, 1815 की जो वियना संधि है, ट्रीटी ऑफ वियना, इसमें क्या बोला गया है वो पॉइंट आपको लिख लेना है और याद करना है। तो इसका उद्देश्य था, पहला पॉइंट यहाँ से बनेगा, उन कई सारे बदलावों को ख़त्म करना था जो नेपोलियन ने या नेपोलियन युद्ध के दौरान हुए थे। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण, फ्रांस की क्रांति के दौरान क्या हुआ था कि फ्रांस के शासक थे बुर्बो राजवंश के वंश, तो बुर्बो राजवंश को हटा दिया गया था और सत्ता में कौन आ गया था, नेपोलियन। तो इस बार फिर से बुर्बो राजवंश को बहाल किया गया, यानी कि फ्रांस की गद्दी से बुर्बो राजवंश को जो हटा दिया था वह फिर से वापस आ गया। तीसरा अगर हम बात करें तो फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया, यानी कि फ्रांस का जो बहुत बड़ा क्षेत्र बोल दिए थे, जीत जीत के ज़मीन बढ़ा लिया था, तो वह सारा ज़मीन छीन लिया गया और जो जो कब्जा किया था नेपोलियन ने उसको छीन लिया और ये लोग आपस में बांट लिए, किसने, ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया। और फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस का विस्तार ना हो सके। ये है चौथा पॉइंट। तो ये सारे चार परिवर्तन किए गए थे वियना कांग्रेस के बाद। तो उम्मीद है आपको वियना कांग्रेस पूरे डिटेल में समझ में आ गया होगा। अगला है जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटी थी।
13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ। देखिए 13 अप्रैल 1919 का कहानी है, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उस दिन अमृतसर में, अमृतसर जगह का नाम है, स्थान का नाम है, पंजाब में पड़ता है। तो अमृतसर में बहुत सारे गांव वाले सालाना वैसाखी मेले, यानी कि साल में लगने वाला जो मेला है, उस मेला में शिरकत करने के लिए जालियांवाला बाग मैदान में जमा हुए थे। तो जालियांवाला बाग एक तरह का मैदान है, जैसे फील्ड होता है वैसे ही फील्ड है। वहाँ पर लोग जमा हुए थे, काफ़ी लोग आ गए थे। लेकिन सरकार जो था, उस सरकार ने मार्शल लॉ लागू कर दिया था, क्योंकि इस समय 1919 में रॉलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह चल रहा था। तो विरोध प्रकट हो रहा था, तो सरकार जो है वो चाह रही थी कि विरोध अगर होगा तो हो सकता है कि अंग्रेज सरकार को भागना पड़ जाएगा। इसलिए अंग्रेज बहुत परेशान थे और उन्होंने मार्शल लॉ लागू कर दिया था। लेकिन यहाँ पर जो लोग आए थे उन्हें बिल्कुल भी इसकी कोई खबर नहीं थी। तो जनरल डायर यहाँ पर आए, कहाँ पर, जालियांवाला बाग में। और यहाँ पर भागने का कोई रास्ता नहीं था, एक दो रास्ता था, उसको क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। और सैनिक के साथ आए थे, कौन, जनरल डायर, हथियार बंद सैनिक के साथ। और वहाँ पर आकर के उन्होंने अंधाधुन गोलियां चलाना शुरू कर दिया, जिससे सैकड़ों लोग मारे गए, कई सारे लोग घायल हो गए। और इस प्रकार से इस घटना को हम क्या कहते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड। कब हुआ है, 13 अप्रैल 1919 को। पूना पैक्ट किनके बीच हुआ था। तो पूना पैक्ट की बात करें तो पूना पैक्ट जो है अंबेडकर जी, यानी भीमराव अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में ये एक जो है समझौता हुआ था। एक समझौता यानी कि एक सहमति को लेकर के हस्ताक्षर हुए थे, और इसे ही हम लोग पूना पैक्ट कहते हैं। कब हुआ था, सितंबर 1932 को हुआ था। तो तारीख भी हमें याद रखना जरूरी है, 1932 सितंबर को पूना पैक्ट हुआ। देखिए जो अंबेडकर जी थे वो गांधी जी से नाराज चल रहे थे, यानी इन दोनों के बीच में थोड़ा सा तनाव चल रहा था। जो अंबेडकर जी थे वो प्रांतीय एवं केंद्रीय विधान परिषदों में आरक्षित सीटों की मांग कर रहे थे। किनके लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए। ओके, मुख्य रूप से ये सीटें नहीं बोल रहे थे, बल्कि ये चाह रहे थे कि इनके लिए क्या हो, एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाया जाए, यानी कि इसके लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र बनाया जाए। किनके लिए, जो अनुसूचित जनजाति है। और गांधी जी ऐसा नहीं चाहते थे, पृथक मतलब अलग अगर चुनाव क्षेत्र बनेगा तो धीरे धीरे जो है देश का बंटवारा हो जाएगा, और इसीलिए गांधी जी इस बात को लेकर के राजी नहीं थे। बाद में अंबेडकर जी को समझाने के बाद दोनों मान गए, और इस प्रकार से दोनों के बीच में एक समझौता हुआ कि आगे चल के जो कमज़ोर वर्ग है, जो जिनके साथ शोषण हुआ है इतिहास में, प्राचीन काल में जिनको सताए हैं, जो वर्ण व्यवस्था में जिनका साथ गलत हुआ है, उनको आगे संविधान में ज़रूर से ज़रूर कुछ ना कुछ मिलेगा, और यानी कि उनके जो हित है उनकी रक्षा की जाएगी। और इसीलिए दोनों के बीच में एक समझौता होता है, और फिर 1932 में पूना पैक्ट होता है। तो किन के बीच में होता है, गांधी जी और अंबेडकर। यहाँ पर अंबेडकर जी गलत लिख दिया है, मैं आपको सही करके लिख देता हूँ, अंबेडकर। ओके, अंबेडकर जी के बीच में क्या होता है, पूना पैक्ट होता है। अच्छा, अफ्रीका में एक मवेशी प्लेग फैलता है जिसे हम लोग रिंडर पेस्ट के नाम से जानते हैं। अब आपसे सवाल पूछा गया कि ये रिंडर पेस्ट नाम की जो बीमारी है वो कब फैला था। तो यहाँ पर किताब में साफ साफ लिखा हुआ है 1890 के दशक में रिंडर पेस्ट नामक बीमारी फैल गया था। क्या हुआ इस बीमारी से, इस बीमारी से वहाँ पर जितने भी मवेशी थे, जानवर थे, मर गए। लगभग 90% जानवर इस बीमारी की चपेट में आ गया। बचा 10% जानवरों को या तो अंग्रेज़ों ने मार दिया या तो अंग्रेज़ों ने उसे खरीद लिया। और इस प्रकार से अफ्रीका, जिसको गुलाम बनाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था, उसे गुलाम बना लिया गया, उसे उपनिवेश बना लिया गया, और वहाँ पर फिर अत्याचार शुरू हो गया। किनका, अंग्रेज़ों का। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, 1890। यूरोप में कागज़ बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया। तो यूरोप की बात आती है तो यूरोप में जो है पहली बार जो इटली में ही सारा चीज़ हुआ था। इटली में ही वुड ब्लॉक प्रिंटिंग आया था, और इटली में ही कागज़ बनने का कारखाना भी लगा था। तो इस सवाल का सही जवाब इटली होगा। आपको एक चीज़ याद रखना है कि 1295 ईस्वी का वह टाइम है जब मार्को पोलो नामक एक महान खोजी यात्री, ये नाम है मार्को पोलो, ये क्या किए थे, ये गए थे चीन, और चीन से जो है काफ़ी साल के बाद जब वापस लौटे तो उन्होंने वुड ब्लॉक, जो काठ की तख्ती वाला छपाई का सिस्टम है, वो सिर्फ और सिर्फ चीन में चलता था। तो वहाँ से ये सीख करके आए और इटली में भी इसकी शुरुआत कर दिए थे। अगला है कि वृहद उत्पादन की नीति अपनाई गई थी किनके द्वारा, तो हेनरी फोर्ड के द्वारा इसे अपनाया गया था। यहाँ पर आप याद रखिएगा
कि ये हेनरी फोर्ड कौन है, कार बनाने वाली कंपनी है, इनका नाम है कार निर्माता कंपनी, जिनका नाम है हेनरी फोर्ड। और इन्होंने वृहद उत्पादन की विख्यात का प्रणेता थे, यानी वृहद उत्पादन को इन्होंने सबसे पहली बार अपनाया। वृहद उत्पादन क्या होता है? वृहद उत्पादन में कुछ नहीं होता, मतलब कि बड़े स्तर पर उत्पादन। पहले लोग बड़े स्तर पर उत्पादन नहीं करते थे, लेकिन अब इन्होंने शुरू कर दिया था। इसे हम लोग मास प्रोडक्शन कहते हैं। अच्छा, वृहद उत्पादन के लिए क्या शुरू किया था? वृहद उत्पादन के लिए असेंबली लाइन, ये लाइन आपको याद रखना है, असेंबली लाइन व्यवस्था। तो असेंबली लाइन व्यवस्था भी किसने शुरू किया था? इन्होंने ही शुरू किया था, असेंबली लाइन व्यवस्था। इसमें क्या होता है? इसमें कुछ नहीं होता है, एक जो कह सकते हैं ये फीता एक तरह से चलते रहता है, ठीक है, और इस जिसको कन्वेयर बेल्ट कहते हैं, कन्वेयर बेल्ट, कन्वेयर बेल्ट, इसमें जो भी सामान है वो रखा हुआ रहता है और यहाँ पर एक कारीगर रहता है और वो एक काम करता है, फिर वो आगे बढ़ता है कन्वेयर बेल्ट, वहाँ पर फिर एक कारीगर लगा हुआ रहता है, फिर वो एक काम करता है। जैसे मान लेते हैं कि मोबाइल बनाना है, तो मोबाइल में इसका काम है सिर्फ डिस्प्ले सेट करना, और डिस्प्ले जैसे सेट किया मोबाइल बढ़ गया आगे, और फिर दूसरे का काम है स्पीकर सेट करना। फिर इस तरह से कन्वेयर बेल्ट में मोबाइल बढ़ता रहेगा और एक एक आदमी एक एक पार्ट लगाता चला जाएगा। इस व्यवस्था को हम लोग असेंबली लाइन व्यवस्था कहते हैं। आप ऐसे शॉर्ट वीडियोज़ में कई बार देखे भी होंगे। इससे होता है कि एक ही आदमी बार बार एक काम करने से उसमें स्पीड आ जाता है और काम थोड़ी तेज़ी से होता है। इसकी भी शुरुआत किसने किया था? हेनरी फोर्ड ने, यानी कि वृहद उत्पादन और असेंबली लाइन का जो पहली बार इन्होंने ही इस्तेमाल किया था। अगला प्रश्न है कि सार्डिनिया पिडमोंट का शासक कौन था? इनके शासक का क्या नाम था? तो इनके शासक का नाम है विक्टर इमैनुअल। विक्टर इमैनुअल, यहाँ पर आपको सही स्पेलिंग दिखा देते हैं, ये रहा विक्टर इमैनुअल द्वितीय। ओके, यानी यहाँ सेकंड लग जाएगा, विक्टर इमैनुअल द्वितीय। ये कौन है? ये है सार्डिनिया पिडमोंट का शासक। सार्डिनिया पिडमोंट का शासक आपको क्यों जरूरी है? क्योंकि यही वो व्यक्ति है जो इटली का एकीकरण करेंगे। किनका एकीकरण करेंगे? इटली का एकीकरण। तो हालांकि ये अकेले नहीं कर पाते हैं, इनके लिए और भी कई सारे सहयोगी होते हैं, वो नाम मैं आपको बता देता हूँ। मंत्री प्रमुख है काउर, काउर का नाम आपको याद रखना है। और दूसरा कौन है? सार्डिनिया पिडमोंट के शासक विक्टर इमैनुअल द्वितीय। इन्होंने बड़ी ही चतुराई के साथ सार्डिनिया पिडमोंट के शासक के साथ मिल करके क्या किया था? इन्होंने इटली का एकीकरण कर दिया था, तो याद रखना है। अगला है कि वियना कांग्रेस के पश्चात पुनः किस वंश का स्थापित कर दिया गया था? तो फ्रांस में हम लोग थोड़ी देर पहले ही वियना कांग्रेस पढ़े हैं, 1815 वाला, शायद आपको याद होगा। और मैंने आपको बताया था कि फ्रांस में जो इलाके खो दिए थे उसको वापस कर लिया गया, और जो बुर्वो वंश है जिसको हटा दिया गया था उसको फिर से बहाल किया गया। वही यहाँ पर सवाल है कि पुनः किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो पुनः फिर से बुर्वो वंश का शासन ही स्थापित हुआ था। आपको शायद याद होगा लुई 16वां, जो लुई 16वां है फ्रांस की क्रांति का एक महान जो राजा थे। इन्हीं राजा के बारे में कहानी इर्द गिर्द घूमता है। तो लुई 16वां जो था वह जो कौन थे? बुर्वो राजवंश के ही शासक थे। अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल है कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था, कब किया गया था? ये हमें जानना है। देखिए, यूनान, सबसे पहले ये समझिए कि यूनान एक देश है। तो जैसे कि अगर हम भारत पाकिस्तान की बात करें, ठीक है, भारत और पाकिस्तान, तो पहले तो भारत पूरा एक था, ठीक है, और उसके बाद भारत से ही किसका जन्म हुआ है? पाकिस्तान का जन्म हुआ है। उसी प्रकार से एक साम्राज्य था जिसका नाम था ऑटोमन साम्राज्य, ऑटोमन साम्राज्य, और इस साम्राज्य का ही एक हिस्सा कौन था? यूनान। तो इस देश का नाम था यूनान, और यूनान चाहता था कि वह स्वतंत्र देश बने, वह ऑटोमन साम्राज्य के साथ रहना नहीं चाहता था। तो वहाँ पर एक आंदोलन छिड़ गया। आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? यह भी परीक्षा में पूछता है। तो इसका जवाब है 1821 में। तो यूनान में आज़ादी के लिए संघर्ष कब शुरू हुआ था? 1821 में। और ख़त्म कब हुआ? 1832 में। 1832 में जाके ख़त्म होता है और यूनान एक स्वतंत्र देश बन जाता है। तो हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा 1832 में। लेकिन यहाँ पर आपको रुकना नहीं है, आपको एक शब्द याद रखना है, ये वाला शब्द, ठीक है। मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। ये शब्द लिखा है कुस्तुनतुनिया, कुस्तुनतुनिया, और इस पूरे शब्द को पढ़ेंगे कुस्तुनतुनिया की संधि, कुस्तुनतुनिया की संधि। कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुआ था? यह हुआ था 1832 में। कुस्तुनतुनिया की संधि के बाद
कौन सा देश आज़ाद हुआ? तो कुस्तुनतुनिया की संधि के बाद यूनान देश जो है वो एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया था। कब? 1832 में। तो 1832 तो आपको याद रखना ही रखना है। कुस्तुनतुनिया की संधि भी आपको याद रखना है, जो इसी देश से संबंध रखता है। ब्रिटिश भारत ने गिरमिटिया श्रमिकों की व्यवस्था किस वर्ष समाप्त किया था? तो ब्रिटिश भारत ने 1921 में गिरमिटिया मजदूर की व्यवस्था को ख़त्म कर दिया था। गिरमिटिया मजदूर को हम लोग अनुबंधित मजदूर भी कहते हैं, और ये अनुबंधित मजदूर कुछ नहीं होता है बल्कि इसे एग्रीमेंट के तहत दूसरे देश ले जाया जाता था और इन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करवाया जाता था फ्री में, बेगार, और इन्हें कुछ नहीं मिलता था। यहाँ से तो झूठ बोल के ले जाते थे, लेकिन वहाँ पर उनसे बहुत ज़्यादा काम करवाते थे। एक तरह से ये कैसी व्यवस्था थी? बहुत ही अपमानजनक और क्रूर व्यवस्था थी, और इसीलिए इसे ख़त्म कर दिया। तो आपसे पूछेगा कि गिरमिटिया जो मजदूर यानी श्रमिक व्यवस्था था कैसा था? तो ये अपमानजनक और क्रूर व्यवस्था था, इसीलिए इस अपमानजनक और क्रूर व्यवस्था को ख़त्म कर दिया। कब? 1921 में अंग्रेज़ों ने ही इसे ख़त्म कर दिया था। तो इस सवाल का जवाब होगा 1921। पंजाब के भूमि निम्नीकरण के प्रमुख कारण क्या है? तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का कारण है अति सिंचाई। सिंचाई का मतलब होता है फसल में पानी डालना, लेकिन फसल में जब आप नदी, नहर का पानी डालते हैं या तालाब का पानी डालते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन जब आप अंडरग्राउंड वाटर को खींचते हैं, यानी कि धरती के अंदर के पानी को खींच करके फिर खेत में डालते हैं, तो इससे क्या होता है, जो धरती के अंदर का भौम जल स्तर है वो पूरा नीचे चला जाता है और ज़मीन जो है पूरी तरह से ख़राब हो जाती है। हालांकि अत्यधिक सिंचाई भी ज़मीन को पूरी तरह से ख़राब कर देता है, लेकिन पंजाब में जो एक प्रकार का कृषि गहन क्षेत्र है वहाँ पर कृषि के उत्पादन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई किया जाता है, इसलिए अत्यधिक सिंचाई के कारण पंजाब की पूरी ज़मीन जो है वो ख़राब हो गई, यानी भूमि निम्नीकृत हो चुकी है। अब फसल उसमें कम उत्पादन होता है, इसीलिए पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? सिंचाई है। राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत कितना प्रतिशत भौगोलिक वन क्षेत्र को वांछित रखा गया है या फिर वांछित है? देखिए, वांछित का मतलब है कि कितना रहना जरूरी है, तो कितना रहना जरूरी है। राष्ट्रीय वन नीति 1952 में यह कहा गया कि भारत में कम से कम 33% जमीन पर वन रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इस सवाल का सही जवाब तो होगा 33%। लेकिन अगर आप हमसे यह पूछिएगा क्या भारत में 33% जमीन पर जंगल है, तो मैं बोलूँगा नहीं, केवल 24.16% पर ही जंगल है, यानी कि हमें थोड़े जंगल और बढ़ाने का ज़रूरत है। ये डाटा है 2015 का, और आपके ही भूगोल की किताब में लिखा हुआ है कि हमारे देश में 24.16% क्षेत्र पर ही जंगल है, यानी कि 79.42 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल पर जंगल है। इसे और बढ़ाने का ज़रूरत है। कितना तक पहुंचाना है? 33% क्षेत्र तक हमें पहुंचाना है। अगर जंगल नहीं रहेंगे तो जंगली जानवर भी नहीं रहेंगे, और जंगली जानवर से प्राप्त होने वाली दवाइयाँ और भी कई सारी चीज़ों से हम जो है पूरी तरह से बिछड़ जाएंगे, इसलिए जंगल का बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, एक और चीज़ आपसे पूछ ही लेते हैं। जंगल को बढ़ाने के लिए हम लोग प्रत्येक वर्ष जो है पर्यावरण दिवस मनाते हैं, तो ये जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, पर्यावरण दिवस यह कब मनाते हैं? आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस। अच्छा, दूसरा आपको एक और चीज़ कमेंट करना है कि जो पर्यावरण दिवस है वो उस समय ही क्यों मनाते हैं? जिस समय आप डेट लिखिएगा तो कारण के साथ लिखिएगा, कारण, क्या कारण है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सी संस्था पौधों और प्राणियों को विभिन्न श्रेणियों में बांटती है? तो देखिए, दुनिया में कई सारे ऐसे जानवर हैं जो ख़त्म हो रहे हैं क्योंकि उनका शिकार हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, उन्हें अलग अलग श्रेणी में बांटते हैं कि कौन सा जानवर जो है लुप्त होने वाला है, कौन सा जानवर की संख्या कम है और कौन सा जानवर जो है बिल्कुल सामान्य है। तो इस आधार पर हम इन्हें अलग अलग कैटेगरी में करते हैं। तो जैसे कि यहाँ संकटग्रस्त जनजातियाँ जैसे काला हिरन, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गेंडा, शेर पूंछ वाला बंदर, संघाई हिरन, तो ये सारे वो जानवर हैं जिनकी संख्या बहुत ही कम हो रहा है और इसी तरह से इनको परेशान किया गया, मारा गया, तो ये जल्द ही क्या हो सकते हैं, ख़त्म हो जाएंगे। इनकी संख्या बहुत ही तेज़ी से कम हो रहा है, तो वैसे जानवर को हम क्या कहते हैं, संकटग्रस्त जातियाँ कहते हैं। तो इसी प्रकार से लिस्ट तैयार किया जाता है। तो ये लिस्ट कौन तैयार करता है, अलग अलग श्रेणी बनाता कौन है? तो ये है अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षक और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ, इनको हम लोग शॉर्टकट में कहते हैं IUCN।
बी नंबर में लिखा है IUCN, तो बी नंबर हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बांध है। बांध जो है किस लिए बनाए जाते हैं? ताकि हमारे जल की पूर्ति हो सके कृषि के लिए और पीने योग्य पानी। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये है हीराकुंड बांध। और हीराकुंड बांध कहाँ पर है? हीराकुंड बांध यहाँ आप देख सकते हैं, ये है हीराकुंड बांध। किस नदी पर बना हुआ है? महानदी में बना है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा महानदी। अच्छा, कई बार आपसे राज्य पूछ देगा, किस राज्य में है? तो राज्य का नाम है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में मौजूद है हीराकुंड डैम। दूसरा एक और यहाँ पर देख सकते हैं, ये टिहरी बांध है, जो कौन सी नदी पर बना है? गंगा नदी पर बना है। नरोरा कौन सा नदी पर बना है? गंगा नदी पर बना है। भाखड़ नांगला बांध सतलज नदी पर बना हुआ है। और इसी प्रकार से और भी आप जैसे नागा अर्जुन सागर बांध तुंगभद्रा नदी पर बना हुआ है। कोयना बांध कृष्णा नदी पर बना हुआ है। और ये देख सकते हैं मेट्टूर, मेट्टूर ये कौन सा है? कावेरी। पेरियार, पेरियार जो है ये दक्षिण भारत के, यहाँ पर नदी का नाम नहीं लिखा हुआ है। ओके, और इसी प्रकार से यहाँ पर आपको नदी अलग अलग नाम मिलेंगे। और देखिए सरदार सरोवर बांध जो गुजरात में है, सबसे महत्वपूर्ण है, इससे बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। नर्मदा नदी पर बना हुआ है। तो नर्मदा नदी कहाँ से निकलता है? नर्मदा नदी तो निकलता है अमरकंटक से, लेकिन ये गुजरात में प्रवेश करता है। यहाँ से बांध बना करके इसके पानी को गुजरात में अलग अलग हिस्सों में पहुँचाया जाता है। तो ये है सरदार सरोवर बांध। ओके, तो हीराकुंड बांध के बारे में हम लोग देख लिए। कौन से नदी पर बना हुआ है? ये महानदी पर बना हुआ है। बी नंबर इस प्रश्न का सही जवाब है। कौन सा प्राचीन जल संग्रहण तकनीक नहीं है? प्राचीन जल संग्रहण तकनीक का मतलब पुराना जल जमा करने का तकनीक नहीं है। देखिए छत वर्षा जल संग्रहण ए में लिखा हुआ है, और यही वो ऑप्शन है जो पुराना तकनीक नहीं है, बल्कि ये नया तकनीक है। बाकी जितने भी इसमें लिखे गए हैं सभी पुराना है। जैसे गुल कुल ये पुराना है, जोहड़ खादीन यह भी पुराना है, और बहुउद्देशीय बांध, तो बांध वगैरह भी प्राचीन समय से ही बनाते आ रहे हैं। तो ये सभी पुराने तरीके हैं। लेकिन ये जो छत वर्षा जल संग्रहण ये नया तरीका है। आइए इसे देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये छत वर्षा जल संग्रहण है। कुछ नहीं करना है, छत में जो पानी गिरेगा उसे एक PVC पाइप से जोड़ दिया जाएगा, और ये पाइप क्या करेगा? छत के पानी को ज़मीन पर ले आएगा। फिर ज़मीन में अंडरग्राउंड की मदद से ही आप उस पानी को किसी गड्ढे में या कुएं में डालना है। इससे क्या होगा? पानी का पुनर्भरण होगा। पुनर्भरण का मतलब क्या होता है? देखिए आजकल तो सभी जगह पक्की कर दिया गया है, जिससे धरती के अंदर पानी जा नहीं रहा है, और हम लोग चापाकल लगा करके धरती के पानी को निकाल रहे हैं। चापाकल नहीं तो बोरिंग करके। तो इस प्रकार से पानी तो निकल रहा है, लेकिन पानी धरती के अंदर जा नहीं रहा है। तो हमें पानी धरती के अंदर भेजना पड़ेगा, तभी हमें बढ़िया और शुद्ध पानी मिलेगा। इसीलिए हम क्या करेंगे? छत के पानी को किसी तरीके से धरती के अंदर डालेंगे। इसे ही हम कहते हैं छत वर्षा जल संग्रहण। या तो आप टांका वगैरह बना करके इसे जमा करके भी रख सकते हैं, जिसे आप लोग बाद में पी भी सकते हैं। नीचे टंकी बना देना है, और टंकी में पानी जमा होगा, और फिर हम पी लेंगे। पहली पानी से हम छत को साफ करेंगे, उसके बाद जो पानी आएगा वो सारा हमारे टंकी में जाएगा। तो ये तरीका नया है, लेकिन पुराना तरीका कौन है? कुल। इसमें कुछ नहीं करना है, बल्कि जो वाहिकाएं होती है, यानी नदी जो होती है, ये कहाँ पर? जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पर ये चीज़ बनाया जाता है। तो पहाड़ी इलाका में होता है क्या है? पानी तो ऊंचाई से गिर ही रहा है, तो बस आपको नदी का रास्ता थोड़ा सा बदल देना है। जैसे छोटी छोटी जो धाराएं हैं, बस उसकी रास्ता क्या कर देना है? बदल देना है, और आपको उधर ले जाना जिधर आपका खेत है। चूँकि ऊंचाई से गिर रहा है तो आसानी से इसके रास्ता को बदला जा सकता है। इसे हम क्या कहते हैं? कुल कहते हैं। पश्चिमी हिमालय और भारत के जो विशेषकर राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, जो सूखा इलाका है या अर्ध शुष्क इलाका है, वहाँ पर कई बार गड्ढे बना लिए जाते हैं, जिसे हम लोग पोखर तालाब कहते हैं। या तो राजस्थान के क्षेत्र में हम इसको खादीन कहते हैं, या तो जोहड़ कहते हैं। तो ये सारे वो तरीके हैं जिससे पानी जमा कर सकते हैं, लेकिन ये सारे पुराने तरीके हैं। नए तरीके कौन है? ये वाला नया तरीका है छत वर्षा जल संग्रहण। तो हमारे प्रश्न में यही पूछा गया था कि इनमें से कौन सा पुराना नहीं है, मतलब कौन सा नया है? नया है छत वर्षा जल संग्रहण। रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? यहाँ पर देख सकते हैं ये है रेशम का कीट, और रेशम के कीट से हमें कोकून मिलता है, और कोकून से फिर बनता है रेशम का धागा। तो इस पालन को हम कहते हैं सेरीकल्चर। सेरीकल्चर, आपको यही याद रखना है, रेशम कीट पालन सेरीकल्चर कहलाता है।
वह प्राकृतिक समरूप तत्व जिनकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होता है क्या कहलाता है? देखिए, ये खनिज का परिभाषा है। अगर आप खनिज पढ़े हैं कि खनिज क्या है, तो उसमें साफ साफ लिखा है कि अगर कोई समरूप तत्व है जिनकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है, उसे हम क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा खनिज। आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर लिख लीजिएगा कॉपी में। अगला प्रश्न है कि वह चीनी तथा वस्त्र, सॉरी यहाँ पर लिखा है वस्त्र, चीनी तथा वनस्पति तेल, वनस्पति तेल जैसे कि रिफाइन हम लोग खरीद के लाते हैं, ये क्या है? वनस्पति तेल है। या फिर पहले डालडा जो बिकता था वो क्या था? वनस्पति तेल था। तो ये अपना कच्चा माल तैयार करते हैं, कहलाते हैं, कृषि से प्राप्त करते हैं। तो कृषि से जिसको भी कच्चा माल मिलेगा उसे हम कहते हैं कृषि आधारित उद्योग, और जिसको खनिज से कच्चा माल मिलेगा उसे हम कहेंगे खनिज आधारित उद्योग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कृषि आधारित उद्योग हो जाएगा। दो देशों के मध्य व्यापार को क्या कहा जाता है? दो देशों के बीच जब व्यापार होता है तो हम उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। बहुत ही आसान है। तो दो देशों के बीच होगा तो इंटरनेशनल होगा ही। भारत का सबसे प्राचीनतम कृत्रिम बंदरगाह, कृत्रिम का मतलब होता है मानव द्वारा बनाया गया, यानी मानव ने खुद बनाया है, और सबसे पुराना है। प्राचीन का मतलब सबसे पुराना। तो चेन्नई जो है सबसे ज़्यादा पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। कौन सा? चेन्नई बंदरगाह, यानी चेन्नई पत्तन। 1970 से 93 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितने बार संशोधन किया गया था? तो बेल्जियम के संविधान में 4 बार संशोधन किया है, लेकिन संख्या जरूरी नहीं है। आपसे सवाल है कि क्यों किया गया। देखिए, बेल्जियम की जब साझेदारी आप पढ़िएगा तो आप सीखे होंगे कि 1970 से 1993 के बीच में बेल्जियम ने अपने संविधान में 4 बार संशोधन कर दिया। क्यों किया ऐसा? क्योंकि देश में जितने भी लोग रहते हैं उनको किसी भी आदमी को बेगानेपन का एहसास नहीं हो। उसको ये नहीं लगे कि मैं अकेले रह रहा हूँ, हमारा कोई साथ नहीं दे रहा है, हम तो बिल्कुल मिलजुल के नहीं रह रहे हैं, यानी कि उनको बेगानेपन का एहसास नहीं हो, और सभी लोग जो भी देश के नागरिक हैं वो मिल करके रह सकें। इसके लिए ही उसने कितने बार संशोधन किए थे? 4 बार संशोधन किया था 1970 से 93 के बीच में। आखिरकार इनके देश में ऐसा क्या हुआ? इनके देश में 2 भाषा को लेकर के लड़ाई हो गया था। एक था डच और दूसरा था फ्रेंच। दूसरा कौन सा था? फ्रेंच। याद रखिएगा, इन 2 भाषा को लेकर के कि किसकी सरकार बनेगी, इसको लेकर लड़ाई हुआ था, और इसीलिए इन्होंने अपने संविधान को बदल दिया था ताकि दोनों की लड़ाई ना हो। अगला है कि सत्ता के क्षैतिज वितरण से क्या तात्पर्य है? देखिए, सत्ता की साझेदारी वाले चैप्टर में हम लोग सीखे हैं कि सत्ता को अलग अलग रूपों में बांट सकते हैं, जिसमें से पहला वाला आपको बताए थे कि सत्ता का एक वितरण होता है जिसे हम लोग क्षैतिज वितरण कहते हैं, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा किया जाता है। तो यहाँ पर वही होगा, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। तो ये किस में आ जाएगा? सत्ता का क्षैतिज वितरण होगा। अच्छा, सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण भी होता है, सामाजिक समूहों के बीच में होता है, और आंदोलनकारी और जो दबाव समूह है उनके बीच में भी सत्ता का बंटवारा होता है। राज्य पुनर्गठन आयोग का रिपोर्ट कब लागू हुआ था? राज्य पुनर्गठन आयोग है क्या? ये एक प्रकार का आयोग है जिसका काम था कि भारत में राज्यों का गठन करे। पहली बार भारत में भाषा को लेकर राज्य बनाने के लिए जो है विद्रोह छिड़ गया, आंदोलन होने लगा था। तो भारत में बोला गया कि राज्य का निर्माण हो। क्योंकि भारत बहुत बड़ा था इसलिए इसका शासन करना मुश्किल था, तो हमने सोचा क्यों नहीं राज्य बना लिया जाए, और इसीलिए भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मुहिम छेड़ी गई। सबसे पहला जो राज्य बना था उसका नाम था आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश भारत का सबसे पहला राज्य भाषा के आधार पर बना था। अच्छा, ये काम किसे सौंपा गया था? सौंपा गया था राज्य पुनर्गठन आयोग को। इन्होंने 1 नवंबर 1956 को इसका गठन किया गया था, यानी इसको लागू किया गया था। तो सवाल का जवाब हो जाएगा 1956, और पूरा डेट पूछा जाएगा तो 1 नवंबर 1956 को। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आंध्र प्रदेश जो राज्य मैंने आपको लिखाया, आंध्र प्रदेश का अभी 2 टुकड़ा हो गया है, तो वो दोनों राज्य का नाम लिखना है और आपको बताना है कि ये 2 टुकड़ों में कब विभाजित हुआ है। क्या आपको जानकारी है? कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपको आता है तो कमेंट कर दीजिएगा ताकि दूसरे बच्चे भी इस प्रश्न का जानकारी पा सके। अगला प्रश्न है कि भारत में राजनीतिक दल को मान्यता कौन देता है? राजनीतिक दल और चुनाव से जुड़े हुए किसी भी मामले को लेकर के सारे कार्य चुनाव आयोग ही करते हैं। तो राजनीतिक दल को मान्यता देने का काम भी कौन करते हैं? चुनाव आयोग करते हैं।
ऐसी सरकार जो एक से अधिक राजनीतिक दलों से मिलकर बनाती है क्या कहलाती है? तो जब एक पार्टी नहीं जीतता है, यानी एक ठो दल जब नहीं जीतता है, तो वो दूसरे दल के साथ संबंध बनाता है और फिर वो सरकार का निर्माण करती है। ऐसे राजनीतिक दल या ऐसे सरकार को हम गठबंधन सरकार के नाम से जानते हैं। कौन सा तरीका किसी लोकतंत्र में राजनीतिक सुधार लाने के लिए बेहतर है? तो देखिए, राजनीतिक सुधार लाना है और वह भी किस में? लोकतंत्र में। तो इसके लिए है कि दल के लिए नियम बना जाए, दल को ही सुधार के रखना है। तो दल के लिए कानून अगर बनेगा तो राजनीति ऑटोमेटिक क्या होगा? सुधर जाएगा। इसका एक उदाहरण हमारे किताब में लिखा हुआ है कि मान लेते हैं कि एक क्रिकेट का खिलाड़ी है जो दाव पेच लगा के क्या करता है? बॉल को रोक लेता है। क्रिकेट में होता क्या है कि आपको बॉल को विकेट में लगने नहीं देना है, आपको बैट से रोकना है। लेकिन पहले क्या होता था, कई सारे खिलाड़ी जब बैट से मिस हो जाता था तो वो पैर लगा के रोक देते थे। इसलिए एक नया सिस्टम लागू किया गया है, LBW, यानी कि अगर आप पैर से भी रोकिएगा तो अगर ऐसा लग रहा है कि विकेट में लगने वाला है तो आप आउट मान लीजिएगा। इस नियम से क्या हुआ? बल्लेबाज अब दाव पेच नहीं लगाने लगे या तो दाव पेच को कम कर दिए। उसी प्रकार से जब हम राजनीतिक दल पर किसी प्रकार की पाबंदी लगा देते हैं तो इससे उसमें थोड़ा सा जो है एक तरह से आ जाता है पाबंदी, यानी कि वो कंट्रोल में आ जाता है, तो ज़्यादा क्षति नहीं करता है। अगला सवाल पढ़ते हैं कि बोलिविया के जलयुद्ध किसके खिलाफ था? तो बोलिविया का जलयुद्ध पानी के निजीकरण के खिलाफ था। बोलिविया के जलयुद्ध में मैंने आपको बताया था कि बोलिविया का जो सरकार है, बोलिविया के सरकार ने पीने के पानी को एक प्राइवेट कंपनी को बेच दिया था और प्राइवेट कंपनी पीने वाली पानी से लोगों से ज़्यादा पैसे ले रहे थे और इसी के खिलाफ वहाँ के लोगों ने विद्रोह छेड़ दिया, जिसे हम कहते हैं पानी के निजीकरण के खिलाफ विद्रोह। लोकतांत्रिक सरकार होती है, लोकतांत्रिक सरकार कैसी होती है? तो हमारे किताब में साफ साफ लिखा है कि वैसी सरकार जो उत्तरदायी हो, जिम्मेवार हो और वैध शासन से कार्य चलाए, वही लोकतांत्रिक सरकार होगा। तो उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध तीनों ही ऑप्शन सही होगा, यानी कि हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, कि ये सभी ऑप्शन सही लिखे गए हैं। केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है? मान लेते हैं कि किसी फैसले को लेकर के केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में झगड़ा हो गया, तो इसका कौन निपटारा करेगा? इसका निपटारा करेगा न्यायालय, या तो सर्वोच्च न्यायालय करेगा या तो उच्च न्यायालय करेगा। किसी भी तरह का विवाद होता है शक्ति को लेकर या किसी भी प्रकार को लेकर के, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा न्यायपालिका। इसका जो निपटारण कौन करता है? न्यायपालिका करते हैं। भारतीय संविधान के में अनुसूचित भाषाओं की संख्या कितनी है? तो यानी कि कितनी भाषाओं को भारत के संविधान में शामिल किया गया है? तो 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। ये 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। यहाँ पर उनका लिस्ट देख सकते हैं। भारत की अनुसूचित भाषाएं असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मैथिली, अलग अलग तरह से भाषाएं हैं। ठीक है, मैथिली नहीं है, मराठी है। तो ये सारी भाषाएं जो है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। पीछे आ जाते हैं, तो ये 22 भाषा होगा सही जवाब। कौन सी अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। नेपाल में 2006 में क्या होता है? यहाँ पर एक आंदोलन छिड़ जाता है। सवाल ये है कि ये आंदोलन क्यों हुआ था? तो नेपाल में 2006 में जो आंदोलन हुआ था वो शासन का बागडोर जो है वो किसके हाथ में था? राजा के हाथ में। और लोग नहीं चाहता था कि राजतंत्र रहे, तो राजतंत्र को हटाना चाहते थे। तो राजतंत्र को हटाकर क्या लाना चाहते हैं? लोकतंत्र लाना चाहते हैं। यानी कि लोकतंत्र की स्थापना के लिए नेपाल में 2006 में क्या हुआ था? आंदोलन हो गया था। अच्छा, राजा का नाम क्या था? अब क्या आपको याद है? नाम आप कमेंट करके बताइए। नेपाल का जो कहानी सुने हैं इसमें 2 राजा आपको नाम याद रखना है और दोनों ही राजा को मार देता है कौन? उसके बेटे। तो वो दोनों राजा का नाम आपको बताना है। एक उद्योगपति के लिए विकासात्मक लक्ष्य क्या होता है? यानी कि जो एक फैक्ट्री का मालिक होता है वो क्या सोचता है कि कैसे उसका विकास होगा? तो फैक्ट्री का मालिक का विकास तब होगा जब बेहतर मजदूरी करना, फसल का उचित मूल्य पाना, अधिक बिजली प्राप्त करना, इनमें से सभी। तो क्या होना चाहिए देखते हैं। इसका सही ऑप्शन होगा अधिक बिजली प्राप्त करना। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा बिजली अगर मिलेगा तो एक फैक्ट्री के मालिक को क्या मिलेगा? ज़्यादा लक्ष्य, यानी कि उसका विकास होगा। फसल का उचित मूल्य मिल पाना किसको होगा? ये किसानों के लिए होगा। ये किसके लिए होगा? किसान के लिए होगा। अच्छा, बेहतर मजदूरी किसके लिए होगा? बेहतर मजदूरी होगा मजदूर के लिए।
लेकिन यानी कि मजदूरी बेहतर का मतलब ज़्यादा मजदूरी मिलना, लेकिन बिजली किसको चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बिजली चाहिए फैक्ट्री को। तो फैक्ट्री वाला को जितना ज़्यादा बिजली और जितना बढ़िया बिजली मिलेगा उनके लिए उतना ही ज़्यादा विकास वाला बात होगा। सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? किसी भी देश के विकास को मापने के लिए हम लोग या तो प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग करते हैं या तो हम लोग औसत आय का प्रयोग करते हैं। इन दोनों का ही प्रयोग करके हम किसी भी देश के जो है विकास का अवधारणा को नाप लेते हैं। अगला है कि प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के माध्यम से उपयोगी बनाना है। ये किस में होता है? तो प्राकृतिक उत्पाद जो भी है, जैसे कि प्राकृतिक उत्पाद आपके लिए गन्ना, गन्ना प्राकृतिक उत्पाद है और इस गन्ना से अगर हम चीनी बनाएंगे तो इसके लिए क्या चाहिए, फैक्ट्री चाहिए। जहाँ पर भी फैक्ट्री या मशीन का प्रयोग हो जाता है वो किस में आ जाता है, द्वितीय क्षेत्रक में आ जाता है। तो यह द्वितीय क्षेत्रक का सही उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि जीडीपी का मतलब क्या होता है? जीडीपी का मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो सकल घरेलू उत्पाद को ही हम लोग जीडीपी कहते हैं। सकल घरेलू उत्पाद बी नंबर में है। लेकिन यहाँ तक ही आपको नहीं सीखना है, आपको सीखना है कि ये सकल घरेलू उत्पाद होता क्या है। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्रक है, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक। जब तीनों ही क्षेत्रकों के उत्पाद के योगफल को हम लोग जोड़ देते हैं तो जो योग आता है उसे ही हम लोग सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। मुद्रा के निम्नलिखित में क्या कार्य है? मुद्रा का क्या काम है? मुद्रा काम है विनिमय करना, माने अदला बदली में मदद करना। पहले क्या होता था, पहले एक वस्तु के बदले में हमें दूसरी वस्तु लेना देना पड़ता था, जिसे हम लोग वस्तु विनिमय कर प्रणाली कहते थे। वस्तु विनिमय प्रणाली, ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली। लेकिन बाद में मुद्रा आ गया और इस मुद्रा में क्या होता है कि आपको जो भी वस्तु बेचना है बेच दीजिए, उसके बदले में मुद्रा ले लीजिए, फिर आप अपनी मनचाहा वस्तु खरीद सकते हैं। तो सबसे पहला होगा विनिमय के भुगतान में माध्यम का काम किया। जी हाँ, मूल्य का मापक, यानी किसी भी चीज़ को मूल्य में अगर हम मापते हैं तो रुपया में मापते हैं कि कितना रुपया इसका कीमत होना चाहिए। विलोपित भुगतान का मान हो गया, यानी कि अब हम लोग बाद में भी भुगतान कर सकते हैं और आसानी से कर सकते हैं। ये विलोपित हो गया, यानी कि अब उलझन वाला नहीं रहा, दोहरे संयोग की समस्या को खत्म कर दिया। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब होगा उपरोक्त सभी, यानी कि इसमें से सभी ऑप्शन क्या है हमारे सही लिखे गए हैं। अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं। सॉरी, हम लोग पीछे आ रहे हैं, गलती से हमें आगे जाना चाहिए। अगला प्रश्न है कि आय और उपभोग का अंतर कहलाता है, यानी आय और दूसरा क्या है, उपभोग है, इसके बीच का अंतर क्या कहलाता है। जैसे मान लेते हैं कि मेरा जो आय है वह है 800 रुपया और मेरा उपभोग लिख देते हैं यहाँ पर, वहाँ तो उपयोग लिखा है, उपभोग वैसे होता है 600 रुपया है। यानी मैं 800 रुपये का आमदनी होता है लेकिन मेरा खर्च 600 ही है। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, ये 200 रुपया क्या हो रहा है, मेरा बच रहा है, यानी कि ये मेरा बचत है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, आय और उपभोग के बीच के अंतर को हम क्या कहते हैं, बचत कहते हैं। विश्व व्यापार संगठन से सवाल है, इसके प्रमुख कार्य क्या है। इनका कार्य है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय विदेशी निवेश के उदारीकरण को करना है, यानी कि उदार बनाना है। उदार बनाने के लिए उदारीकरण जरूरी है, व्यापार को बढ़ावा देना भी जरूरी है और व्यापार संबंधित नियम कानून बनाना भी जरूरी है। तो विश्व व्यापार संगठन ये सभी कार्य करते हैं, यानी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। वह संगठन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादकों के मानक को तय करता है कौन है, तो इसका जवाब है ISO। ISO क्या है, पर्यावरण प्रबंधन तंत्र के लिए ISO प्रमाण पत्र है। यह निगम प्राकृतिक पर्यावरण और संसाधन जैसे जल, खनिज तेल, गैस, ईंधन संरक्षण नीति का हिमायती है तथा ये ध्यान में रखकर ही विद्युत संयंत्रों की स्थापना करता है। ऐसे निम्न उपाय द्वारा संभव है, यानी ये अ, ब, स, द, ध ये सारे नियम कानून के देखती है, तब जाकर के आपको किसी भी प्रकार का जो है फैक्ट्री या विद्युत आपूर्ति केंद्र खोलने के लिए देते हैं। तो मैं इसे पहले इरेज कर देता हूँ। तो इस प्रकार से मैंने क्या सिखाया, ISO वो कंपनी है, वह संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादकों के मानक को तय करती है। अगला प्रश्न है कि शहद खरीदते समय हमें कौन सा निशान देखना चाहिए।
देखिए शहद एक प्रकार का क्या है, शहद का एक प्रकार का एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, यानी कृषि से संबंधित प्रोडक्ट है। कृषि से संबंधित प्रोडक्ट की देखरेख करने के लिए हम लोग एग मार्क का प्रयोग करते हैं, तो एग मार्क इसका सही जवाब हो जाएगा। आपके घर में कुछ हो चाहे नहीं हो, बट अगर आपके घर में सरसों तेल जरूर होगा। अगर आप किसी कंपनी के सरसों तेल का बोतल खरीदते हैं तो उसमें एग मार्क जरूर लिखा होगा, आप उस चिन्ह को जरूर देखिएगा। तो ये एग मार्क इस प्रश्न का सही जवाब होगा। यहाँ पर खत्म होता है 40 प्रश्न और ये एक एक्स्ट्रा प्रश्न है, तो इस एक्स्ट्रा प्रश्न को भी पढ़ देते हैं आपके लिए कि वैश्वीकरण से देशों के बीच निम्नलिखित की तीव्र गति होता है। क्या क्या तीव्र गति से होता है? देखिए तकनीक बढ़ रहा है, जी हाँ, वैश्वीकरण व्यापार के चलते तकनीक बढ़ रहा है। निवेश भी बढ़ रहा है, यानी एक देश दूसरे देश में पैसे लगा रहे हैं। माल और सेवाएं यानी कि सामान भी दुनिया में बढ़ ही रहा है। पहले छोटे छोटे मोबाइल, कम मोबाइल बनते थे, आज आप बाजार में जाइएगा तो आपको मोबाइल जब खरीदने बोलिएगा तो 10 गो मोबाइल आपके सामने रखेगा और आपसे पूछेगा कि आप कौन सा मोबाइल लेंगे, यानी कि माल और सेवाओं का भी उत्पादन बढ़ रहा है। इस प्रश्न का सही जवाब उपरोक्त सभी हो जाएगा। यहाँ पर खत्म होता है हमारा ये अगला सेट और उम्मीद है आपको ये पूरा सेट बेहतर समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का प्रश्न है, डाउट है तो कमेंट कीजिए। और मेरा एक चैनल है अभी क्लासेस डाउट्स, इसमें हम क्वेश्चन आंसर अपलोड करते हैं बड़े बड़े। तो अगर आप उन क्वेश्चन आंसर्स के वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमारा ये चैनल जो वीडियो आप देख रहे हैं अभी क्लासेस ऑब्जेक्टिव, इसे तो आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कैसा लगा वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।